जॉन स्टुअर्ट मिल एक ऐसा नाम जो स्वतंत्रता, आज़ादी और तर्क की दुनिया में बहुत बहुत बड़ा माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन आज हम सिर्फ उनके विचारों की बात नहीं करेंगे, है ना? हम उस इंसान को समझने की कोशिश करेंगे जिसका बचपन ही अपने आप में एक बेहद कठोर बौद्धिक प्रयोग था। हाँ, और ये कहानी वाकई एक असाधारण प्रयोग से शुरू होती है। हमारे पास जो स्रोत है वो मिल के जीवन और उनके दर्शन के कुछ हिस्सों को जोड़ते हैं। हमारा मकसद ये पता लगाना है कि एक इंसान जिसे एक तर्क की मशीन बनाने के लिए पाला गया, वो आखिरकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इतना बड़ा हिमायती कैसे बन गया। और ये सिर्फ कोई किताबी कहानी नहीं है। आप कल्पना कीजिए, एक बच्चे की जिसे कभी स्कूल नहीं भेजा गया, कोई दोस्त नहीं थे उसके। कोई हमउम्र दोस्त नहीं, और उसे पढ़ा कौन रहा है? उसके पिता जेम्स मिल और उस दौर के महान दार्शनिक जेरेमी बेंथम। ये सिर्फ होम स्कूलिंग नहीं थी। नहीं, ये एक दार्शनिक को गढ़ने का एक कठोर प्रयोग था। बिल्कुल, एक इंसान को बिल्कुल नए सिरे से गढ़ने की कोशिश। और ये ट्रेनिंग कितनी जबरदस्त थी। 4 साल की उम्र में ग्रीक सीखना, 8 साल में लैटिन, और 10 साल की उम्र तक तो वो प्लेटो के संवादों को ऐसे पढ़ रहे थे जैसे हम आप शायद कॉमिक्स पढ़ते होंगे। हाँ, ये सुनने में किसी जीनियस की कहानी लगती है, लेकिन जरा सोचिए, एक बच्चे के लिए ये किसी टॉर्चर से कम नहीं रहा होगा। बिल्कुल। और इस जबरदस्त बौद्धिक ट्रेनिंग का नतीजा ये हुआ कि 20 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मिल एक गहरे मानसिक संकट में फंस गए। एक डिप्रेशन में। हाँ, उन्हें लगा कि अगर दुनिया में वो सब कुछ हासिल भी कर लें जो वो चाहते हैं, तो भी उन्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी। सब कुछ मतलब बेकार लगने लगा। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। इस गहरे अवसाद से, जिसे वो खुद और डल स्टेट ऑफ नर्व्स कहते थे, उससे उन्हें किसी दार्शनिक किताब ने नहीं निकाला। किसने निकाला फिर? उन्हें बाहर निकाला विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे रोमांटिक कवियों की कविताओं ने। अच्छा। कविता ने। ये उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। पहली बार उनकी दुनिया में जहां सिर्फ तर्क और तथ्यों का राज था, वहां भावनाओं, कल्पना और सुंदरता का प्रवेश हुआ। तो जो चीज उनके पिता के सिस्टम में थी ही नहीं, यानी भावनाएं, उसी ने उन्हें बचाया। बिल्कुल। और ये अनुभव उनके बाद के पूरे दर्शन को समझने की चाबी है। उन्होंने सीखा कि इंसानी जिंदगी सिर्फ एक गणित का सवाल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और जटिल है। और शायद इसी अनुभव में उन्हें अपने गुरु जेरेमी बेंथम के दर्शन पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया होगा। बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत तो बहुत सीधा साधा था। हाँ, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। बस। बेंथम का विचार बहुत क्रांतिकारी था, लेकिन बहुत सरल भी। उनके लिए सुख बस सुख था, उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं था। उनका वो मशहूर कहना था ना कि पुष्पिन भी उतना ही अच्छा है जितनी की कविता। हाँ बिल्कुल। अगर एक बच्चे को पुष्पिन नाम का एक साधारण सा खेल खेलने में उतनी ही खुशी मिलती है जितनी किसी को कविता पढ़ने में, तो दोनों सुख बराबर हैं। एक की कीमत दूसरे से ज्यादा नहीं है। तो बेंथम के हिसाब से नेटफ्लिक्स पर घंटों एक साधारण सा शो देखना और कोई महान उपन्यास पढ़ना, अगर दोनों से एक बराबर मजा आ रहा है तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं। सुख की सिर्फ मात्रा देखो, गुणवत्ता नहीं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। मिल ने इसे कैसे सुलझाया? बिल्कुल, और यही मिल ने एक बड़ी लकीर खींची। अपने मानसिक संकट से गुजरने के बाद वो ये मान ही नहीं सकते थे कि सारे सुख बराबर होते हैं। उन्होंने कहा कि सुख सिर्फ कितना है ये नहीं, बल्कि कैसा है ये भी मायने रखता है। अच्छा। और यहीं से उनका वो मशहूर कथन आता है, एक असंतुष्ट इंसान होना एक संतुष्ट सुअर होने से बेहतर है। एक असंतुष्ट सुकरात होना एक संतुष्ट मूर्ख होने से बेहतर है। वाह। मतलब कुछ अनुभव या सुख ऐसे होते हैं जो स्वाभाविक रूप से ऊंचे दर्जे के होते हैं। हाँ, बौद्धिक और नैतिक सुख। जैसे एक अच्छी किताब पढ़ना या किसी गहरे विषय पर बात करना, वो शायद एक स्वादिष्ट खाना खाकर मिलने वाली संतुष्टि से अलग और बेहतर है। यही मिल का तर्क था। ये छोटा सा बदलाव लगता है, पर इसने उपयोगितावाद के पूरे सिद्धांत को ही बदल दिया, उसे ज्यादा मानवीय बना दिया। और उस आलोचना का क्या कि ये सिद्धांत तो सिर्फ स्वार्थ सिखाता है कि हर कोई बस अपनी खुशी के पीछे भागेगा। मिल ने उसका भी जवाब दिया। उन्होंने मानव जाति की सामाजिक भावनाओं की बात की। मतलब हमारे अंदर दूसरों के साथ जुड़ने की, उनकी खुशी में खुश होने की एक कुदरती इच्छा होती है। तो ये कोई बाहर से थोपा गया नियम नहीं, बल्कि हमारे स्वभाव का हिस्सा है। बिल्कुल। उनका मानना था कि दूसरों की भलाई में ही हमारी अपनी भलाई छिपी है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं।
ठीक है, तो अगर मिल ने ये तय कर लिया कि अच्छा सुख क्या है, तो जाहिर है अगला सवाल ये होगा कि लोगों को वो सुख हासिल करने की आज़ादी कितनी होनी चाहिए। हाँ, और इसी सवाल का जवाब उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध किताब ऑन लिबर्टी में देने की कोशिश की। उस किताब का केंद्रीय विचार क्या था? उसका केंद्रीय विचार आज भी दुनिया भर में लोकतंत्र और व्यक्तिगत आज़ादी की बहसों का आधार है। उसे हार्म प्रिंसिपल यानी नुकसान का सिद्धांत कहते हैं। हार्म प्रिंसिपल। सुनने में बहुत सरल लगता है। किसी भी व्यक्ति की आज़ादी पर सिर्फ तभी लगाम लगाई जा सकती है जब उसके किसी काम से दूसरों को सीधा नुकसान पहुंच रहा हो। अच्छा। जब तक आप किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तब तक समाज को कोई हक नहीं है कि वो आपको बताए कि आपको कैसे जीना चाहिए। मिल ने साफ लिखा, अपने ऊपर, अपने शरीर और दिमाग पर व्यक्ति ही संप्रभु है। ये सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर नुकसान का मतलब क्या है? क्या सिर्फ शारीरिक चोट ही नुकसान है? ये बहुत अहम सवाल है। मिल का जोर ज्यादातर सीधे और ठोस नुकसान पर था। जैसे? किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। हाँ, किसी की भावनाओं का आहत होना उनकी परिभाषा में शायद उतना बड़ा नुकसान नहीं था जिसके लिए सरकार को दखल देना पड़े। लेकिन मिल के लिए जो चीज सबसे जरूरी थी वो ये थी कि किसी को सिर्फ इसलिए कुछ करने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि समाज को उसका काम बुरा या अनैतिक लगता है। जब तक नुकसान न हो तब तक आज़ादी सबसे ऊपर है। सर्वोपरि। इसी आधार पर उन्होंने कुछ खास स्वतंत्रताओं की वकालत की, जिसमें सबसे ऊपर थी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हाँ, और इसके पक्ष में उनका तर्क तो कमाल का है। उन्होंने कहा कि अगर सारी मानव जाति एक तरफ हो और सिर्फ एक अकेला व्यक्ति दूसरी तरफ, तो भी उस एक व्यक्ति को चुप कराने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल। उनका मानना था कि किसी भी विचार को दबाना, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना लगे, पूरे समाज का नुकसान है। कैसे? क्योंकि हो सकता है कि वो दबाया जा रहा विचार सच हो और उसे दबाकर हम सच जानने का मौका खो रहे हैं। और अगर वो गलत हो तो भी उसे सुनने और उससे बहस करने से हमारे अपने सही विचार और मजबूत और स्पष्ट होते हैं। अगर विचारों को चुनौती नहीं मिलती तो वो जीवित सत्य से मृत हठधर्मिता बन जाते हैं। मतलब हम उन्हें मानते तो हैं, पर हमें पता नहीं होता कि हम उन्हें क्यों मानते हैं। बस तोता रटन बनकर रह जाते हैं। और विचारों की आज़ादी के अलावा उन्होंने काम करने की आज़ादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता की भी बात की। लेकिन यहाँ पर मिल ने एक ऐसी चेतावनी दी जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है। कौन सी? उन्होंने कहा कि आज़ादी को सबसे बड़ा खतरा किसी तानाशाह से नहीं बल्कि लोकतंत्र से है। एक मिनट, ये बात तो उल्टी लग रही है। हाँ, ये विरोधाभासी लगता है, लेकिन उनका तर्क बहुत गहरा था। उनका कहना था कि खतरा सरकार के कानूनों से उतना नहीं है जितना बहुमत के अत्याचार से है। टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। हाँ, ये वो सामाजिक दबाव है, वो लोकमत का जोर है जो हर किसी को एक जैसा सोचने और व्यवहार करने पर मजबूर करता है। अच्छा, मतलब जो लोग थोड़े अलग होते हैं, समाज उन्हें बिना कोई कानून तोड़े ही सजा देता है। बिल्कुल, उन्हें अलग थलग करके उनका मजाक उड़ाकर। मिल के लिए ये कानूनी दमन से भी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि ये हमारी आत्मा में घुस जाता था। तो मिल सिर्फ किताबी बातें नहीं कर रहे थे, और उन्होंने अपने इन सिद्धांतों को उस वक्त के शायद सबसे बड़े सामाजिक अन्याय पर लागू किया, महिलाओं की अधीनता। हाँ, ये उनके काम का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम आज शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि 19वीं सदी में महिलाओं की कानूनी स्थिति क्या थी। क्या स्थिति थी उस समय? शादी के बाद एक महिला की अपनी कोई कानूनी पहचान ही नहीं बचती थी। उसकी अपनी कोई संपत्ति नहीं होती थी। वो जो भी कमाती या विरासत में पाती वो सब उसके पति का हो जाता था। सब कुछ? सब कुछ। बच्चों की कानूनी कस्टडी सिर्फ पिता के पास होती थी। पत्नी को पति की संपत्ति माना जाता था। और ऐसे माहौल में मिल ने लिखा कि ये पूरा सिस्टम अपने आप में गलत है। सिर्फ गलत नहीं, उन्होंने इसे मानव सुधार में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक कहा। उस जमाने में लोग क्या तर्क देते होंगे इसके खिलाफ? जरूर परंपरा या ये तो कुदरती है जैसी बातें होती होंगी। बिल्कुल। और मिल ने एक एक करके इन सभी तर्कों को तोड़ा। जब लोगों ने कहा कि ये तो परंपरा है, तो मिल ने जवाब दिया कि गुलामी भी एक समय में परंपरा थी, लेकिन सिर्फ पुराना होने से कोई चीज सही नहीं हो जाती। सही बात है। जब कहा गया कि महिलाएं प्राकृतिक रूप से पुरुषों से कमजोर होती हैं, तो मिल ने कहा कि हमें ये कैसे पता? आपने उन्हें कभी बराबर के मौके दिए ही नहीं। ये वैसा ही है जैसे किसी के पैर बांधकर कहना कि देखो वो दौड़ नहीं सकता। और उस तर्क का क्या जो शायद आज भी सुनने को मिलता है कि महिलाएं तो अपनी स्थिति से खुश हैं। मिल ने इसका भी बहुत शक्तिशाली जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये सच नहीं है, और दूसरी बात, जिन पर आप पूरी तरह से हावी होते हैं उनकी मर्जी का पता लगाना नामुमकिन होता है। हर उस तर्क को जो महिलाओं को दोयम दर्जे पर रखता था, मिल ने अपने तर्क से काट दिया। और फिर वो अपने मूल दर्शन उपयोगितावाद पर वापस लौटे। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि ये अन्याय है, बल्कि समानता के फायदे भी गिनाए। हाँ, उनका तर्क बहुत सीधा था। उन्होंने कहा कि महिलाओं को समान अधिकार देने से समाज के लिए उपलब्ध मानसिक क्षमताओं का भंडार दोगुना हो जाएगा। मतलब आधी आबादी की प्रतिभा को आप यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर उसे खोल दिया जाए तो समाज की प्रगति में कितना बड़ा उछाल आएगा, और जाहिर है इससे अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख भी सुनिश्चित होगा। तो जॉन स्टुअर्ट मिल की कहानी उनके दर्शन से पूरी तरह जुड़ी हुई है। एक असाधारण बचपन और उसके बाद का मानसिक संकट, जिसने उन्हें सिखाया कि जिंदगी सिर्फ तर्क नहीं है। और इस अनुभव ने उन्हें बेंथम के सुख के सिद्धांत को ज्यादा गहरा और मानवीय बनाने के लिए प्रेरित किया, जहां सुख की मात्रा से ज्यादा उसकी गुणवत्ता मायने रखती है। और इसी आधार पर उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिसे उन्होंने विचारों की आजादी से लेकर महिलाओं के अधिकारों तक हर जगह लागू किया। मिल के विचार आज भी हमें उन सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं जो आज भी हमारे समाज के केंद्र में हैं। व्यक्ति की आजादी और समाज की भलाई के बीच संतुलन कैसे बने, बहुमत की राय और अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा कैसे हो, तर्क और भावना का सही मिश्रण क्या है। हम आज भी इन्हीं सवालों से जूझ रहे हैं। उनके विचार पुराने नहीं हुए हैं क्योंकि ये सवाल शाश्वत है। मिल हमेशा लोकतंत्र के हिमायती रहे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा विचार भी दिया था जो आज हमें बहुत अजीब लग सकता है। उन्होंने प्लूरल वोटिंग का समर्थन किया था। हाँ, ये उनका एक विवादास्पद विचार है। उनका मानना था कि ज्यादा पढ़े लिखे नागरिकों के वोट का वजन कम पढ़े लिखे नागरिकों के वोट से ज्यादा होना चाहिए। ये हमारे आज के एक व्यक्ति एक वोट के लोकतांत्रिक आदर्श से सीधे टकराता है। उनका मकसद ये था कि सरकार में हमेशा बेहतर और योग्य लोग ही चुने जाएं। तो अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। गलत सूचनाओं और जटिल समस्याओं के इस दौर में क्या मिल के इस तर्क में कोई दम है कि कुछ वोटों का वजन दूसरों से ज्यादा होना चाहिए, या यह सच्चे लोकतंत्र की आत्मा को खत्म करने वाला एक खतरनाक रास्ता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि उपयोगितावाद के सबसे बड़े समर्थक के सबसे काबिल शिष्य ने ही अपने गुरु को एक तरह से नकार दिया। ये कहना कि एक असंतुष्ट सुकरात होना एक संतुष्ट सुअर होने से बेहतर है, ये तो बेंथम के पूरे विचार पे ही हमला है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक मामूली बदलाव नहीं था। ये तो उपयोगितावाद की नींव को ही बदल देना था। कैसे? मतलब बेंथम का आइडिया तो बहुत सीधा था, ज्यादा से ज्यादा खुशी। हाँ, लेकिन उनके लिए सुख सिर्फ सुख होता था, उसकी क्वालिटी नहीं, सिर्फ क्वांटिटी मैटर करती थी। उन्होंने कहा था पुष्पिन पोएट्री जितना ही अच्छा है। मतलब एक बच्चों का खेल और एक महान कविता, अगर दोनों से बराबर मजा आ रहा है तो दोनों बराबर हैं। एकदम सही। वो सुख को मात्रा में नापते थे, कितना ज्यादा। लेकिन मिल ने यहाँ एक गुणात्मक फर्क किया। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ सुख दूसरों से बेहतर होते हैं। तो ये दिमागी, नैतिक और कह सकते हैं भावनात्मक सुखों को शारीरिक सुखों से ऊपर रखने जैसा है। हाँ, और यही मिल के दर्शन का केंद्र बनता है। उनके लिए खुशी का मतलब सिर्फ मजा या आनंद नहीं था, बल्कि इंसानी क्षमताओं का विकास करना था, नैतिक गुण हासिल करना था। अच्छा। इसीलिए उन्होंने बेंथम के फिलोसॉफिक कैलकुलस को, मतलब वो जो सुख दुख को गणित की तरह जोड़ने घटाने का विचार था जी, उसे बहुत सरल और अव्यावहारिक मानकर खारिज कर दिया कि इंसान कोई कैलकुलेटर नहीं है। बिल्कुल। उनका मानना था कि इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए काम नहीं करता, उसमें मानव जाति की सामाजिक भावनाएं भी होती हैं, मतलब दूसरों के साथ एकता में रहने की इच्छा। ठीक है, तो इस विचार को कि कुछ सुख ज्यादा महत्वपूर्ण है और समाज का भला भी जरूरी है, मिल ने इसे असल दुनिया की समस्याओं पर कैसे लागू किया, जैसे कि महिलाओं की स्थिति पर? यकीनन ये उनके विचारों का सबसे शक्तिशाली, सबसे क्रांतिकारी इस्तेमाल था। अपनी किताब द सब्जेक्शन ऑफ विमेन में वो कोई लाग लपेट नहीं करती हैं। वो सीधे कहती हैं कि एक लिंग का दूसरे लिंग के अधीन होना अपने आप में गलत है और मानव सुधार में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। और हमें ये भी सोचना होगा कि वो ये बात किस दौर में कह रहे थे, 19वीं सदी का इंग्लैंड। बिल्कुल, उस दौर के हिसाब से देखिए, शादी के बाद महिला की अपनी कोई कानूनी पहचान ही नहीं थी, वो संपत्ति नहीं रख सकती थी, उसकी कमाई पति की हो जाती थी। हाँ, और बच्चों का कानूनी अधिकार भी सिर्फ पिता के पास था। और मिल ने इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ तर्क दिए। मैंने पढ़ा है कि उन्होंने 4 मुख्य दलीलों को खारिज किया था।
वो क्या थी? पहली दलील थी सार्वभौमिक परंपरा, यानी ये हमेशा से होता आया है, इसलिए ये सही है। ये तो सबसे कमजोर तर्क लगता है। मिल ने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि दास्ता भी तो हमेशा से थी, लेकिन हमने उसे खत्म किया, तो इसे भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा था प्राकृतिक हीनता, यानी ये कि महिलाएं स्वभाव से पुरुषों से कमतर हैं। अच्छा। मिल ने इसे भी नकारा। उन्होंने कहा कि ये फर्क प्रकृति का नहीं, बल्कि समाज के दिए गए प्रशिक्षण और माहौल का नतीजा है। उन्होंने यूरोपीय रानियों और यहाँ तक कि हिंदू राजकुमारियों के उदाहरण दिए, जिन्होंने सीमित मौकों के बावजूद खुद को साबित किया। और वो तर्क कि महिलाएं अपनी स्थिति को मतलब स्वेच्छा से स्वीकार करती हैं। मिल ने इसे भी गलत साबित किया। उन्होंने बताया कि कई महिलाएं तो इसके खिलाफ लिख रही थीं, लंदन में अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन भी कर रही थीं। और जो चुप थीं, वो इसलिए चुप थीं क्योंकि उन्हें पति के और बुरे बर्ताव का डर था। उनकी चुप्पी मजबूरी थी, मर्जी नहीं। और चौथा तर्क था कि परिवार चलाने के लिए एक मुखिया यानी पति का होना जरूरी है। हाँ, और मिल ने कहा कि पति पत्नी दोनों वयस्क हैं, वो मिलकर फैसले ले सकते हैं। तो उन्होंने सिर्फ दलीलें खारिज नहीं की, उन्होंने ये भी बताया कि समानता से समाज को फायदा क्या होगा। हाँ, उन्होंने 4 फायदे गिनाए। पहला, पितृसत्तात्मक परिवार, जिसे उन्होंने निरंकुशता का स्कूल कहा, वो खत्म होगा। वह निरंकुशता का स्कूल। दूसरा, महिलाओं के बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल होगा, जिससे समाज की मानसिक क्षमताओं का द्रव्यमान 2 गुना हो जाएगा। ये तो सीधा साधा गणित है। तीसरा, रिश्ते बेहतर होंगे क्योंकि महिलाएं अपनी बात मनवाने के लिए तोड़फोड़ वाले तरीके नहीं अपनाएंगी। और चौथा, महिलाओं की खुशी बढ़ेगी। हाँ, जो उनके उपयोगितावादी सिद्धांत अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम खुशी के बिल्कुल अनुरूप है। अगर आपको भी इस तरह की गहरी और तार्किक चर्चा पसंद आ रही है तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब लोकतंत्र पर मिल के विचारों को समझते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। मिल लोकतंत्र के बहुत बड़े समर्थक थे, लेकिन उन्हें लोकतंत्र से डर भी लगता था। ये विरोधाभास क्यों? क्योंकि मिल के लिए सरकार के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, नागरिकों की क्षमताओं का उपयोग उनके हितों की सेवा के लिए करना। और दूसरा, नागरिकों के नैतिक, बौद्धिक और सक्रिय गुणों में सुधार करना। एक तानाशाही सरकार शायद पहला काम कर ले, लेकिन दूसरा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि वो लोगों को निष्क्रिय बना देती है। बिल्कुल, सिर्फ एक प्रतिनिधि सरकार ही दोनों काम कर सकती है। तो फिर डर किस बात का था अगर लोकतंत्र इतना ही अच्छा है? डर था अयोग्यता का। वो चाहते थे कि सरकार में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो, जिसमें महिलाएं भी शामिल हों, लेकिन साथ ही वो योग्यता को भी बहुत महत्व देते थे। अच्छा। इसी संतुलन को बनाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही विवादित विचार दिया। और वो क्या था? प्लूरल वोटिंग, यानी बहुल मतदान। मतलब कुछ लोगों के वोट की कीमत दूसरों से ज्यादा होगी। ये तो लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ लगता है। बिल्कुल खिलाफ है। उनके तर्क था कि पढ़े लिखे नागरिकों को अतिरिक्त वोट दिए जाने चाहिए। जैसे विश्वविद्यालय के स्नातकों या पेशेवरों को शैक्षिक प्राप्ति के एक अंशांकित पैमाने के आधार पर 1 से ज्यादा वोट मिलेंगे। ये तो बहुत अजीब बात है। उनका एक मशहूर कथन है, एक मूर्ख के अलावा और कोई नहीं इस बात को स्वीकार करने से नाराज होगा कि कुछ दूसरे लोग हैं जिनकी राय और यहाँ तक कि जिनकी इच्छा भी उसकी तुलना में ज्यादा विचार के हकदार है। तो वो एक ही समय में सबकी भागीदारी भी चाहते थे और शिक्षित वर्ग को ज्यादा महत्व भी देना चाहते थे। हाँ, ये भागीदारी और योग्यता के बीच संतुलन बनाने की उनकी कोशिश थी। उनका मानना था कि लोकतंत्र तभी ठीक से काम कर सकता है जब लोग पर्याप्त शिक्षित हो। अच्छा। इसीलिए उन्होंने ओपन वोटिंग यानी खुले मतदान का भी समर्थन किया, ताकि मतदाताओं को सार्वजनिक रूप से अपने चॉइस को सही ठहराना पड़े, जिससे उनके बौद्धिक और नैतिक विकास को बढ़ावा मिले। तो मिल ने एक ऐसे लोकतंत्र की कल्पना की जिसमें सबकी भागीदारी हो, लेकिन शिक्षित लोगों का प्रभाव ज्यादा हो, ताकि बेहतर फैसले लिए जा सकें। लेकिन इसके बावजूद उन्हें एक बहुत बड़े खतरे की चिंता थी। वो सिर्फ सरकार से नहीं, बल्कि कहीं और से आने वाला खतरा था। वो खतरा था बहुमत के अत्याचार का, टिरेनी ऑफ द मेजॉरिटी। बहुमत का अत्याचार? हाँ, मिल का कहना था कि लोकतंत्र में असली खतरा सिर्फ सरकार के दमन से नहीं है, बल्कि समाज के दबाव से है। समाज के दबाव से मतलब? जब जनता की राय इतनी हावी हो जाए कि वो व्यक्तित्व को कुचलने लगे, तो ये भी एक तरह की जबरदस्ती है।
ये सामाजिक दबाव और रीति रिवाज व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उतने ही खतरनाक हो सकते हैं जितने कि कठोर कानून। यानी खतरा सिर्फ राज्य से नहीं बल्कि भीड़ से है, समाज से है, लोक लुभावनवाद से भी है, जो अल्पसंख्यकों के हितों को दबा सकता है। ये तो आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक लगता है। यही तो मिल के विचारों की खासियत है। उन्होंने समझा कि स्वतंत्रता का असली स्रोत सुधार है और इसके लिए समाज में जितने व्यक्ति हैं उतने ही सुधार के स्वतंत्र केंद्र होने चाहिए। तो यहाँ एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। एक तरफ मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखते हैं, उसे हर तरह की प्रगति का इंजन मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो शिक्षा और कल्याण के कामों के लिए राज्य के हस्तक्षेप का भी समर्थन करते हैं, यहाँ तक कि खुद को एक समाजवादी भी बताते हैं। यस, ये उनके विचारों का केंद्रीय तनाव है, व्यक्तिगत आजादी और सामूहिक भलाई के बीच का संतुलन। और यही सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक हित के बीच हमेशा एक खींचतान रहती है, हम संतुलन कैसे बना सकते हैं? क्या एक की रक्षा के लिए दूसरे का त्याग करना हमेशा जरूरी होता है? इस पर सोचिएगा। तो ये बात तो साफ है कि मिल के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता सिर्फ कोई राजनीतिक विचार नहीं थी। ये तो इंसान के नैतिक और बौद्धिक विकास का कह सकते हैं आधार थी। लेकिन यहां से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर हर व्यक्ति की आज़ादी इतनी जरूरी है तो समाज को चलाने के लिए सबसे अच्छी सरकार कौन सी है? एक ऐसी व्यवस्था कैसे बने जो लोगों को आज़ाद भी रखे और हमें एक समाज के तौर पर बेहतर भी बनाए? और यही सवाल तो मिल के पूरे दर्शन के केंद्र में है। उनके हिसाब से एक अच्छी सरकार वो है जो दो मुख्य काम करती है। पहला कि वो नागरिकों की जो प्रतिभा है, जो कौशल है, उसका इस्तेमाल करे, और दूसरा जो सबसे जरूरी है वो उनके नैतिक, बौद्धिक और सक्रिय गुणों में सुधार करे। एक तानाशाही सरकार वो शायद पहला काम तो कर लेगी, लेकिन दूसरे काम में वो हमेशा नाकाम रहेगी। अच्छा, तो फिर उनके हिसाब से सिर्फ एक ही तरह की सरकार ये दोनों काम कर सकती है, प्रतिनिधि सरकार, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। चलिए इसी को समझते हैं। तो मिल का मानना था कि एक अच्छी प्रतिनिधि सरकार दो सिद्धांतों पर चलती है, भागीदारी पार्टिसिपेशन और योग्यता यानी कॉम्पिटेंस। और उन्होंने बेंथम के एक विचार को उठाया, सिनिस्टर इंटरेस्ट्स का। इसका मतलब था कि सत्ता में बैठे लोग अक्सर पूरे समाज के बजाय अपने हित साधने लगते हैं। बिल्कुल, और इसी से बचने के लिए उन्होंने कहा कि सरकार में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी सामाजिक वर्ग का हो, अपने हितों का सबसे अच्छा जज होता है। कोई और तय नहीं कर सकता मेरे लिए। एकदम। इसीलिए उन्होंने महिलाओं सहित सभी के लिए मताधिकार की वकालत की। हालांकि उनकी कुछ शर्तें थीं, जैसे कि वोट देने वाला पढ़ा लिखा हो, थोड़ा टैक्स देता हो और सरकारी राहत पर निर्भर न हो। लेकिन यहीं पर उनका एक विचार थोड़ा कह सकते हैं विवादास्पद हो जाता है, जो था प्लूरल वोटिंग का। हाँ। कुछ लोगों के वोट की कीमत दूसरों से ज्यादा होगी। ये कैसे? हाँ, ये योग्यता के सिद्धांत को लागू करने का उनका तरीका था। उनका मानना था कि जो ज्यादा पढ़े लिखे नागरिक हैं, जैसे पेशेवर या यूनिवर्सिटी के स्नातक, उन्हें अतिरिक्त वोट मिलने चाहिए। उनका तर्क ये था कि इससे बेहतर और ज्यादा काबिल प्रतिनिधि चुने जाएंगे। उनका एक मशहूर कथन भी है, अगर लोग पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है तो स्वतंत्रता का ठीक से उपयोग नहीं किया जा सकता। वो लोकतंत्र में भागीदारी तो चाहते थे, पर साथ ही ये भी पक्का करना चाहते थे कि फैसले लेने की प्रक्रिया में बुद्धिमत्ता का भी वजन हो, एक तरह का संतुलन। तो ये तो हुई एक आदर्श सरकार की रूपरेखा। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। मिल का मानना था कि लोकतंत्र में भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। सही कहा, उन्होंने इसे बहुमत की निरंकुशता का, टिरेनी ऑफ द मेजॉरिटी। और उनका दर्द सिर्फ सरकार के दमन से नहीं था, असली खतरा था सामाजिक दबाव से, रीति रिवाजों से, जो आपकी मौलिकता को कुचल सकते हैं। यानी इस समाज का दबाव कि सब लोग ऐसा सोचते हैं तो तुम्हें भी ऐसा ही सोचना चाहिए, ये तो आज के सोशल मीडिया के दौर में बहुत बहुत ज्यादा सच लगता है। बिल्कुल। मिल को चिंता थी कि लोकप्रिय जनमत जो है वो व्यक्ति की सोच को दबा सकता है, और ये सामाजिक दबाव ये कानूनी पाबंदियों जितना ही हानिकारक हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर पूरी मानवता एक तरफ हो और सिर्फ एक व्यक्ति दूसरी तरफ, तो भी मानवता को उस एक व्यक्ति को चुप कराने का कोई अधिकार नहीं है। अल्पसंख्यकों के विचारों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। तो इन सब राजनीतिक और सामाजिक विचारों का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है?
क्या मिल पूरी तरह से लेसे फेयर के पक्ष में थे, मतलब सरकार का शून्य हस्तक्षेप? पूरी तरह से नहीं। ये एक और उदाहरण है जहां उनका विचार बहुत संतुलित था। सिद्धांत रूप में वे आर्थिक मामलों में लेसेज फेयर को प्राथमिकता देते थे, लेकिन उनका मानना था कि लोक कल्याण के कामों के लिए इस सिद्धांत को दरकिनार किया जा सकता है, जैसे शिक्षा, बच्चों की देखभाल या ये सुनिश्चित करना कि कोई भी भूखा न रहे। उनकी एक बहुत गहरी है। आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है। मतलब अगर कोई अपनी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है तो उसके लिए वोट की आजादी का क्या मतलब? हाँ, वो राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में देखते थे जिसका काम लोगों के जीवन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है, लेकिन साथ ही राज्य को व्यक्तियों के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने व्यक्तिगत विकास के रास्ते में जो बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए राज्य के उपयोग का समर्थन किया। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ देखते हैं तो जॉन स्टुअर्ट मिल की विरासत क्या है? हम आज भी उन्हें क्यों याद करते हैं? उनकी विरासत बहुत बड़ी है। सबसे पहले उन्होंने आधुनिक लोकतांत्रिक समानता का, आप कह सकते हैं, पहला बड़ा ढांचा तैयार किया, और खासकर महिलाओं के अधिकारों की वकालत करके। वो पहले पुरुष दार्शनिक थे जिन्होंने खुलकर महिलाओं के उत्पीड़न पर बात की। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का उनका विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, उन्होंने सेल्फ रिगार्डिंग मतलब खुद से संबंधित और अदर रिगार्डिंग यानी दूसरों से संबंधित कार्यों के बीच जो अंतर किया ना, वो लोकतंत्र के भीतर निजी क्षेत्र और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वो क्लासिकल उपयोगितावाद की कमियों को समझते थे और ये दिलचस्प है कि उन्होंने खुद को एक समाजवादी के रूप में भी वर्णित किया। समाजवादी, ये तो स्वतंत्रता के विचार से बिल्कुल अलग लगता है। हाँ, लेकिन उनके लिए नहीं। वो एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते थे जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व के बीच एक, तो कुल मिलाकर जॉन स्टुअर्ट मिल के विचार स्वतंत्रता, तर्क और निरंतर मानवीय सुधार की एक शक्तिशाली यात्रा को दर्शाते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि एक बेहतर समाज सिर्फ अच्छे कानूनों से नहीं बल्कि बेहतर इंसानों से बनता है। ऐसे इंसान जो सोचने, सवाल करने और अपने रास्ते खुद बनाने के लिए आजाद हों। यहाँ एक विचार छोड़ने लायक है। आज के एक व्यक्ति एक वोट के आदर्श लोकतंत्र में हम मिलके प्लूरल वोटिंग यानी शिक्षित राय को ज्यादा वजन देने के विचार को कैसे देखें? और क्या सोशल मीडिया के इस युग में बहुमत की निरंकुशता का उनका डर पहले से कहीं ज्यादा सच नहीं लगता? अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो इस चर्चा को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सहयोग से हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर और गहराई से बात करने की प्रेरणा मिलती है। अगली बार तक सोचते रहिए और